डियर स्टूडेंट, आप सभी का एपी स्टडी कॉमर्स एंड इंग्लिश गुरुजी चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र की पारस्परिक निर्भरता के बारे में। इसको हम कुछ पॉइंट के माध्यम से ही समझेंगे, थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा इसको आपको याद करने के लिए। तो सबसे पहले तो हमको ये याद रखना है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र को समष्टि अर्थशास्त्र का सहारा लेना पड़ता है। ठीक है, व्यष्टि अर्थशास्त्र समष्टि अर्थशास्त्र का सहारा आवश्यक है। व्यष्टि अर्थशास्त्र समष्टि अर्थशास्त्र का सहारा लेना पड़ता है। ठीक है, निम्न बातों से स्पष्ट कर सकते हैं इसको। पहला जो पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है वह है एक अगर फर्म है या उद्योग है और वहाँ पर अगर श्रमिक काम कर रहे हैं तो उन श्रमिकों को तो हमको मजदूरी देना पड़ता है, लेकिन हम श्रमिकों को जो मजदूरी दे रहे हैं वो वहीं के लिए है, लेकिन हम क्या करते हैं उसकी तुलना हम अन्य जो फर्म है, अन्य जो उद्योग है वहाँ पर जो मजदूरी प्रचलित है उन प्रचलित मजदूरी का हिसाब से जो है हमको वहाँ अपने फर्म में भी मजदूरी का दर निर्धारित करना पड़ता है। तो इसके लिए हमको समष्टि अर्थशास्त्र का सहारा लेना आवश्यक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक फर्म अथवा उद्योग द्वारा श्रमिकों को दी जाने वाली मजदूरी केवल उस फर्म या उद्योगों में श्रमिकों की मांग पर निर्भर करती है, बल्कि दूसरी स्थानीय फर्मों को दी जाने वाली मजदूरी तथा संपूर्ण अर्थव्यवस्था में प्रचलित सामान्य मजदूरी की दर पर भी निर्भर करती है। ठीक, दूसरा में है एक फर्म द्वारा उत्पादित वस्तु का मूल्य केवल उस फर्म के लागत व्यय द्वारा ही निर्धारित नहीं होता, बल्कि यह दूसरी फर्मों द्वारा लिए जाने वाले मूल्य पर भी निर्भर करता है। करने का मतलब यह है कि अगर कोई वस्तु का प्रोडक्शन हो रहा है और उसकी जो लागत है उसके हिसाब से ही उसका मूल्य निर्धारित नहीं करते हैं, बल्कि जो दूसरे फर्म है उन लोग भी अपना सामान उस फर्म का भी सामान जो मार्केट में उपलब्ध है, जिस मूल्य पर उपलब्ध है उस मूल्य पर जो है उसी मूल्य के आसपास जो है मूल्य तय करके वस्तु का जो है क्रय विक्रय किया जाता है। तीसरा जो है एक फर्म अथवा उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु की बाजार में बेची जा सकने वाली अधिकतम मात्रा केवल उस वस्तु की कीमत पर निर्भर न होकर समाज की कुल क्रय शक्ति पर निर्भर करती है। क्रय शक्ति का मतलब होता है क्रय करने की शक्ति, जो कि व्यक्ति के आय पर निर्भर करता है। व्यक्ति का जो आय होता है उसके हिसाब से जो है उसकी क्रय शक्ति होती है। आय अधिक होने पर क्रय शक्ति उसकी ज़्यादा होती है और आय कम होने पर क्रय शक्ति कम होती है। ठीक है, इसके लिए उसके तीव्र इच्छा और उसका मांग का होना आवश्यक है। तो इन तीन चीज़ों को आपको याद रखना है। पहला तो श्रमिकों को दी जाने वाली मजदूरी के संबंध में, दूसरा फर्म में उत्पादित वस्तु का मूल्य केवल फर्म के लागत व्यय पर निर्धारण नहीं होता, दूसरे फर्मों के में लिए जाने वाले मूल्यों पर भी निर्भर करता है। तीसरा, वस्तु को बाजार में बेची जाने वाली है उसकी अधिकतम मात्रा जो है केवल उस वस्तु की कीमत पर निर्भर ना होकर समाज की क्रय शक्ति पर निर्भर करता है। तो पहला आपको याद रखना है, पहला मजदूरी के संबंध में है, और दूसरा जो है वह है वस्तु के मूल्य के संबंध में। और पहला मजदूरी के संबंध में है, समान मजदूरी, और दूसरा वस्तु के मूल्य के संबंध में, और तीसरा जो है वो है वस्तु को की बेचे जाने वाली मात्रा। ठीक है, मजदूरी, मूल्य और मात्रा, इन तीनों को आपको पॉइंट को याद रखना है। मजदूरी, मूल्य और मात्रा ऐसे याद रखिए। मजदूरी पहला में क्या एम हो गया, दूसरा में पहला में एम, दूसरा में एम और तीसरा में एम। मजदूरी, मूल्य और मात्रा, इन तीनों पॉइंट को आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम चलते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र को व्यष्टि अर्थशास्त्र का सहारा लेना आवश्यक है। समष्टि अर्थशास्त्र को व्यष्टि अर्थशास्त्र का सहारा लेना पड़ता है। यह बात निम्न उदाहरणों से स्पष्ट हो जाती है। पहला है, सामान्य कीमत स्तर में वृद्धि होने पर यह आवश्यक नहीं कि सभी वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हो। सामान्य कीमत स्तर में वृद्धि होने पर यह आवश्यक नहीं कि सभी वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हो। वास्तविक स्थिति की जानकारी प्राप्त करने के लिए व्यष्टि अर्थशास्त्र का सहारा लेना आवश्यक हो जाता है। व्यष्टि के समष्टि अर्थशास्त्र का सहारा लेना आवश्यक हो जाता है और व्यष्टि अर्थशास्त्र का सहारा लेना आवश्यक हो जाता है। समष्टि को व्यष्टि और व्यष्टि को समष्टि, दोनों को याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर व्यष्टि अर्थशास्त्र का सहारा लेना आवश्यक हो जाता है। दूसरा में पॉइंट में यह है कि सभी वस्तुओं की मांग में वृद्धि होने पर यह आवश्यक नहीं है कि सभी उद्योगों के उत्पादन में
समान रूप से वृद्धि हो। देखिए पहला पॉइंट को आपको याद रखना है, कीमत। क्या लिखा? कीमत। सामान्य कीमत स्तर में वृद्धि होने पर यह आवश्यक नहीं कि सभी वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हो, इस पॉइंट को याद रखिएगा। दूसरा, सभी वस्तुओं की मांग में अगर वृद्धि होने पर यह आवश्यक नहीं कि सभी जो है उद्योगों में उत्पादन में समान रूप से वृद्धि हो। उद्योग जो है, सभी उद्योग ये नहीं कर मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि अगर मांग में वृद्धि हो रहा है तो सभी उद्योगों के उत्पादन में जो है वृद्धि होगा, ऐसा भी नहीं हो सकता। क्योंकि जिन उद्योगों में उत्पत्ति वृद्धि नियम लागू हो रहा है उनके लिए उत्पादन में वृद्धि करना लाभप्रद होगा। इसके विपरीत जिन उद्योगों में उत्पत्ति ह्रास नियम लागू हो रहा है उनके लिए उत्पादन में वृद्धि करना हानिकारक होगा। ठीक है, ये उद्योगों के ऊपर निर्भर है। आपको याद ये रखना है कि कीमत स्तर, यदि सामान्य कीमत स्तर में वृद्धि होने पर सभी वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हो यह आवश्यक नहीं है। वैसे ही मांग में अगर वृद्धि होने पर, सभी वस्तुओं की मांग में वृद्धि होने पर सभी उद्योगों के उत्पादन में वृद्धि हो यह आवश्यक नहीं है। ठीक, ये 2 पॉइंट आपको याद हो जाएगा। तीसरा पॉइंट, राष्ट्रीय आय की गणना करना अब तब तक संभव नहीं है। राष्ट्रीय आय की गणना करना तब तक संभव नहीं है जब तक कि व्यक्तिगत लोगों की आय तथा व्यक्तिगत उत्पादकों के उत्पादन को ज्ञात करके उनका योग न किया जाए। 3 पॉइंट को आपको यहाँ पर भी याद रखना है। पहला, सामान्य कीमत स्तर में सामान्य कीमत स्तर में वृद्धि होने पर यह आवश्यक नहीं कि सभी वस्तुओं की कीमत में वृद्धि हो। सभी वस्तुओं के मांग में वृद्धि होने पर यह आवश्यक नहीं कि सभी उद्योगों के उत्पादन में समान रूप से वृद्धि हो। ठीक है। और तीसरा, राष्ट्रीय आय की गणना करना तब तक संभव नहीं है जब तक व्यक्तिगत लोगों की आय तथा व्यक्तिगत उत्पादकों के उत्पादन को ज्ञात करके उनका योग न कर लिया जाए। इन 3 पॉइंट को आपको समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत शामिल करना है। किसके अंतर्गत? समष्टि अर्थशास्त्र के, मतलब समष्टि अर्थशास्त्र को व्यष्टि अर्थशास्त्र का सहारा लेना पड़ता है। इस पॉइंट में आपको इसको लिखना है। ठीक है। पहले पॉइंट में आपको हमने बताया पारस्परिक निर्भरता में व्यष्टि अर्थशास्त्र को समष्टि अर्थशास्त्र का सहारा लेना पड़ता है, तो उसमें यहाँ पर बताया है कि श्रमिकों को दी जाने वाली मजदूरी के संबंध में। दूसरा बताया कि वहाँ पर मूल्य केवल लागत द्वारा निर्धारित नहीं होता, मूल्य केवल लागत द्वारा निर्धारित नहीं होता। पहला, मजदूरी, श्रमिकों को दी जाने वाली मजदूरी। दूसरा, मूल्य, वस्तु का मूल्य। और तीसरा जो है वहाँ पर वस्तु की कीमत पर न निर्भर होकर के कुल क्रय शक्ति पर निर्भर होता है। वस्तु की बेचे जाने वाली मात्रा अधिकतम मात्रा उस वस्तु की कीमत पर निर्भर न होकर के कुल क्रय शक्ति पर निर्भर करती है। क्लियर है? तो ये हो गया व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में पारस्परिक निर्भरता। इन पॉइंटों को आपको समझ जाएंगे तो याद करने में आपको आसानी हो जाएगी। आप अलग से नोट करके रख लीजिएगा। अब हम चलते हैं अर्थशास्त्र का विषय वस्तु। अर्थशास्त्र विषय वस्तु में आर्थिक क्रिया का अर्थ और अनार्थिक क्रिया। चलिए इसको हम समझते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को संतुष्टि हेतु धन की प्राप्ति हेतु प्रयत्न करता रहता है। धन प्राप्ति पर उसका उपयोग अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि पर करता है। इन्हीं सब क्रियाकलापों को आर्थिक क्रियाओं में शामिल किया जाता है। इन्हीं क्रियाकलापों को किस में शामिल किया जाएगा? आर्थिक क्रिया में शामिल किया जाएगा। ठीक है। अब इसका परिभाषा देखिए, यहाँ पे आधुनिक अर्थशास्त्री प्रोफेसर बोल्डिंग ने जो है इसके विषय वस्तु में निम्न 5 मदों में शामिल किया है। 5 मदों को शामिल किया। पहला उपभोग, पहला क्या? उपभोग। दूसरा उत्पादन, तीसरा विनिमय, और चौथा वितरण, और पांचवा सार्वजनिक वित्त। इन 5 पॉइंट में जो है इसको पूरा किया गया है। तो अब एक एक करके हम समझा देते हैं। यहाँ पर आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं? तो वह क्रिया है जिससे हमको धन की प्राप्ति होती है और धन के प्राप्त कर मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को संतुष्टि प्राप्त करता है। ठीक है। तो इसे कहते हैं आर्थिक क्रियाएं। आर्थिक क्रियाओं में बोल्डिंग ने इसे 5 भागों में बांटा है, 5 मदों में। पहला उपभोग। उपभोग का मतलब होता है कंजप्शन करना, उपयोग करना कोई भी वस्तु का। तो उपभोग मतलब देखिए, उपभोग एक आर्थिक क्रिया है जिसके द्वारा मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तुओं एवं सेवाओं की उपयोगिताओं का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। मतलब वस्तुओं को उपयोग किया जाता है जिसका उपयोगिता मूल्य को उपभोक्ता द्वारा चुकाया जाता है। उपभोक्ता कोई भी वस्तु खरीदेगा
तो उस वस्तु का मूल्य उसको देना पड़ेगा और उस वस्तु को वो क्या करता है, उपभोग करता है। तो उस वस्तु को उपयोग करने के लिए जो मूल्य उस उपभोक्ता के द्वारा चुकाया जाता है उसी को उपभोग मूल्य कहते हैं। ठीक है। फिर दूसरा है उत्पादन। उत्पादन का अर्थ है मनुष्य द्वारा वस्तु में मूल्य में वृद्धि अथवा विनिमय साध्यता में वृद्धि है। उत्पादन के साधनों में भूमि, श्रम, पूंजी, साहस, संगठन को शामिल किया जाता है। कहने का तात्पर्य उत्पादन क्या होता है, तो कोई भी वस्तु को बनाना, कोई भी नए वस्तु का निर्माण करना, एक वस्तु से दूसरे नए वस्तु का निर्माण करना क्या कहलाता है, उत्पादन कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए अगर मिट्टी है, मिट्टी से हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, जैसे मटका बना सकते हैं, मिट्टी के बर्तन बना सकते हैं, और मिट्टी से क्या बोलते हैं, घर का निर्माण कर सकते हैं, ईंट बना सकते हैं। तो बहुत सारे चीज़ों में उपयोग होता है। तो ये क्या है, हम उन चीज़ों को उपयोग कैसे करते हैं, उन चीज़ों का निर्माण कैसे करते हैं, तो उत्पादन के जो साधन है, भूमि, श्रम, पूंजी, साहस, संगठन, इन सब को मिला करके हम उस वस्तु का निर्माण करते हैं। तो उस वस्तु का निर्माण कार्य जो होता है उसी को हम उत्पादन कहते हैं। तीसरा जो पॉइंट है वह है विनिमय। विनिमय मतलब होता है एक्सचेंज, आदान प्रदान। जब वह किसी वस्तु या सेवा के बदले दूसरी वस्तु या सेवा का लेन देन होता है तो इसे विनिमय कहा जाता है। इसमें विभिन्न प्रकार के बाजार तथा कीमत निर्धारण का अध्ययन किया जाता है। विनिमय मतलब लेन देन। जैसे हम मार्केट जाते हैं, हमको जो चीज़ें चाहिए उसको हम खरीदते हैं, उसके बदले में हम अपना धन देते हैं, धन मतलब पैसा देते हैं, तब जाकर के हमको उस वस्तु की प्राप्ति होती है। तो ये क्या है, एक्सचेंज हो गया। हम उसको अपना रोकड़ दिए, पैसा दिए, और वो सामने वाला क्या दे रहा है, हमको उस वस्तु को दे रहा है जो हमको चाहिए। और चौथा है वितरण। वितरण मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, ये वितरण करना, बांटना, डिस्ट्रीब्यूट करना। तो वितरण का आशय है राष्ट्रीय आय का उत्पादन के साधनों, भूमि, श्रम, पूंजी, साहस, संगठन में वितरण करना। किसका वितरण कर रहे हैं, तो धन का वितरण कर, जो आय हो रहा है उत्पादन के साधन में, जो भी हम उत्पत्ति के जो साधन लगाए हैं, भूमि, श्रम, पूंजी, साहस, संगठन, इन सब के प्रयास से जो है क्या होता है, उस वस्तु का उत्पादन होता है, और उस वस्तु को विक्रय करने से हमको धन की प्राप्ति होती है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, आय बोल सकते हैं। उस आय को फिर उसी उत्पत्ति के साधनों में बांटा जाता है। जैसे भूमि वाले को क्या देते हैं, लगान देते हैं, पूंजी वाले को ब्याज देते हैं, श्रमिक को, श्रम मतलब श्रमिक को क्या देना पड़ता है, मजदूरी देना पड़ता है। साहसी जो साहस करेगा उसको क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा। संगठन में कर्मचारी होते हैं जिनको वेतन, पारिश्रमिक दिया जाता है। तो इस प्रकार जो है वितरण किया जाता है। अब हम चलते हैं पांचवा में है सार्वजनिक वित्त। सार्वजनिक वित्त का मतलब होता है पब्लिक फाइनेंस। अर्थव्यवस्था की कुशल व्यवस्था के लिए सरकार द्वारा जिन भी क्रियाओं को किया जाता है, जैसे सरकारी बजट बनाना, सार्वजनिक आय व्यय का लेखा जोखा रखना आदि, उन्हें सार्वजनिक वित्त में शामिल किया जाता है। सरकार जो बजट बनाती है और आय व्यय का लेखा जोखा रखती है, ये सारे क्या है, सार्वजनिक वित्त के अंतर्गत आते हैं। सरकार क्या करती है, सार्वजनिक वित्त के द्वारा जो है विभिन्न प्रकार के जन कल्याण के कार्यों में धन को खर्च कर, सरकार के जो आय है उसको व्यय करती है, खर्च करती है, और लोगों की सुख सुविधाओं में वृद्धि करती है, देश का विकास करती है। ठीक है। तो ये 5 पॉइंटों को आपको याद रखना है। किसमें याद रखना है, तो आर्थिक क्रिया का अर्थ तो समझ गए, और अर्थशास्त्र विषय वस्तु, तो अर्थशास्त्र विषय वस्तु 5 उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण और सार्वजनिक वित्त, जिसे हम राजस्व के नाम से भी जानते हैं। उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण और राजस्व। ठीक है। अब हम चलते हैं अर्थशास्त्र की प्रकृति या स्वभाव। अर्थशास्त्र की प्रकृति और स्वभाव का हम नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें अपलोड करेंगे, क्योंकि ये बड़ा हो जाता है वीडियो तो दिक्कत होती है आपको भी और हमको भी। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और अपने जो कक्षा 11वीं और 12वीं के स्टूडेंट हैं उन तक जो है वीडियो को शेयर अवश्य करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों को फ़ायदा मिल सके।